हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्रॉप क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है और कैसे किया जाता है, शोइंग क्या होता है, इरिगेशन या वाटरिंग कैसे किया जाता है, वीडिंग क्या होता है, और लास्ट में हार्वेस्टिंग और स्टोरेज कैसे किया जाता है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर कंप्लीट रिवीजन। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ चैप्टर में दो कैरेक्टर दिए हुए हैं, पहेली एंड बूझो। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो अपने अंकल के हाउस जाते हैं समर वेकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके अंकल जो थे वो एक फार्मर हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक अ खुरपी, सिकल, शोवेल, प्लाव। एक दिन वे लोग क्या देखते हैं, कुछ एग्रीकल्चर टूल्स को, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवर और प्लाव को इन द फील्ड, खेतों में। बूझो आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। तो बूझो के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मुझे जानना है कि इन टूल्स को कैसे और कहाँ यूज़ किया जाता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपने ये सीखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। क्या आपको याद है या आप याद कर सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं वे अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स फूड कहाँ से लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें फूड खाने की ज़रूरत क्या है या हम फूड क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमें ये पहले से पता है कि जो फूड होता है उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम अपने बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग फंक्शन कराने के लिए यूज़ करते हैं, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सर्शन। जैसे डाइजेशन करना हो, रेस्पिरेशन करना हो या एक्सर्शन करना हो, इन सब में फूड की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हम एज अ ह्यूमन जो फूड है उसे हम प्लांट से और एनिमल या हम दोनों से फाइंड आउट करते हैं या उसे हम लेते हैं। बूझो Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? तो बूझो के मन में क्वेश्चन आता है कि हम ही सबको फूड की ज़रूरत है, तो इस लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कंट्री में, तो उनको फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पहेली। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड जो होती है वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन। ये जो फूड लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड की जाती है उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ नेसेसरी। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना एक प्रॉपर सीक्वेंस में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। तो इंडिया में एग्रीकल्चर या पीपल जो होते हैं वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कब से किए, कब से माना जाता है। तो टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स घूमने वाले, वो एक जगह कहीं रहते नहीं थे, वो यहाँ वहाँ घूमा करते थे। 10,000 साल पहले की बात हो रही है। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पर फूड और शेल्टर, रहने की जगह, इसके लिए घूमा करते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वे कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड।
और उन्होंने एनिमल्स को मारना या शिकार करना शुरू कर दिया था फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, बाद में उन्होंने लैंड में प्रोडक्शन करना शुरू किया और राइस का सबसे पहले प्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद वीट और अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना उन्होंने सीखा। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरीके से एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज क्रॉप। तो क्रॉप का डिफाइन या डेफिनेशन बनेगा कि जब एक ही तरीके के प्लांट्स को हम लार्ज नंबर में या ज़्यादा संख्या में ग्रो करें तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे क्रॉप व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, मीन्स कि जो वीट का फील्ड है या जो लैंड है वहाँ केवल वीट को ही ग्रो किया जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे क्रॉप ग्रो हुआ। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपको पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे सेरल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट्स हो गया। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, और इसको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग जिसमें उसको ग्रो किया जाता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, कि जो क्लाइमेट कंडीशन और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ये सब एक जगह से दूसरी जगह में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ साइड में चले तो वहाँ मौसम थोड़ा अच्छा होता है, ठंडी जैसी रहती है। वहीं साउथ साइड में आए तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो टेम्परेचर और क्लाइमेट के चेंज के अकॉर्डिंग हमारे जो हार्वेस्ट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसीलिए हम कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स को ग्रो करते हुए देखते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। इस डिफरेंसेस के साथ ही हम देखते हैं कि इंडिया में दो तरीके के क्रॉप पैटर्न दिखाई देते हैं। दीज आर, ये हैं पहला खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है, व्हाट इज़ द खरीफ क्रॉप? The crops which are shown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप, कि वो क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं बारिश वाले समय में उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, और इस रेनी सीजन को भारत में जून से सितंबर के बीच में माना जाता है। तो इस समय हम कह सकते हैं कि खरीफ क्रॉप भी ग्रो करता है। और इसके क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स के रूप में शामिल किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें रबी क्रॉप्स की, तो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, कि ये जो क्रॉप्स होते हैं वो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और इनका जो टाइम होता है वो अक्टूबर से मार्च का होता है। जैसे रबी क्रॉप्स में वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड ये सारे क्रॉप्स शामिल किए जाते हैं। Besides this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इन pulses और vegetables के अलावा भी या इसके साथ समर में अलग अलग भी वेजिटेबल्स और pulses को ग्रो किया जाता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वो कौन कौन से बेसिक एक्टिविटी होती है किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बूझो वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी ने क्वेश्चन किया कि जो पैडी है वो विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं करता है। बूझो पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो जो पहली है वो बताती है कि पैडी जो होता है उसे लार्ज नंबर मतलब ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसे रेनी सीजन में ग्रो किया जा सकता है, न कि विंटर सीजन में।
Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. कि ये जो कल्टीवेशन का जो वर्क होता है क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, फार्मर्स उसमें अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं अलग अलग समय पर. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. ये एक्टिविटीज़ आप भी समझ सकते हैं अगर आपके गार्डन में गार्डनर ने या आपने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को आपने अपने घर के गार्डन में ग्रो कराया हो. दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड. ये एक्टिविटीज़ और टास्क जो होते हैं वो ये बताते हैं कि टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो. इसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कोई प्लांट लगाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये जो सीक्वेंस होता है क्या करना है, इसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इसमें क्या क्या शामिल है, तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को अच्छा बनाना. दूसरा है शोइंग, प्लांट्स को लगाना. तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसके अंदर उसके ग्रोथ कराने के लिए मैन्योर या फर्टिलाइज़र लगाना या डालना. फिर नेक्स्ट होता है इरिगेशन, वाटरिंग करना. नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो ग्रासेस आ जाते हैं उसे हटाना या उससे प्लांट्स को बचाना. फिर हार्वेस्टिंग, कटिंग करने की बात आती है. और फिर जो कटिंग के बाद या हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन मिलता है उसे हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में या प्रॉपर जगह पर स्टोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टोरेज. ये 7 स्टेज होते हैं. इस स्टेज को ही हम बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो इसको पहले हम समझते हैं. फर्स्ट प्रैक्टिस हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. क्या करेंगे इसमें, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है मतलब सॉइल को हमें अच्छा बनाना, कैसे हम उसे इस तरीके का बनाएं कि उसमें प्लांट तेज़ी से ग्रो करे. इस सिस्टम को या इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि हमारा ये फर्स्ट स्टेप है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉइल को लूज़ करने का काम करते हैं, उसे हम थोड़ा ऐसा बनाते हैं जिससे कि जो एयर है वो अंदर सॉइल तक जा सके. दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. और ये क्या करता है कि जो इसको हम कैसे करते हैं कि जो सॉइल है उसको हम गहराई तक खोदते हैं या उसके अंदर हम ऐसे टूल को यूज़ करते हैं जिससे कि गहराई तक सॉइल जो है वो टर्न हो जाए या उसको हम उलट देते हैं. द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. और जब इस तरीके से रूट जब नीचे तक जाते हैं तो वो अच्छे से सॉइल में ग्रो करते हैं क्योंकि वो एयर अच्छे से ले सकते हैं. वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ टू रूट्स टू ब्रीथ ईजली. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो लूजिंग सॉइल होती है या लूजन सॉइल होते हैं वो किसी भी प्लांट के रूट्स को ब्रीथ करने में ईजी कैसे होता है. तो ये समझते हैं हम. द लूजन सॉइल हेल्प इन अ ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. कि जो लूजन सॉइल्स होते हैं वो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं और इनके ग्रोथ होने से हमारे प्लांट्स को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट. अब इससे क्या होता है कि ये जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल के अंदर, जिससे हमारे प्लांट्स को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड होता है जो इससे अच्छे से वो ग्रो करता है. बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन. लेकिन यहाँ फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सॉइल है उसे हमें टर्न्ड और लूज करने की ज़रूरत क्या है. यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि जो सॉइल होता है उसके अंदर मिनरल, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इन एडिशन dead plants and animals get decomposed by soil organism.
इसमें डेड प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, और उनसे मिक्स हुए पार्ट होते हैं जो सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स डेड ऑर्गेनिजम्स के होते हैं वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और ये जो न्यूट्रिशन होता है ये प्लांट्स क्या करते हैं, फिर से एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। तो इसलिए सॉइल को हमें चेंज करना पड़ता है जिससे कि जो न्यूट्रिशन है या जो न्यूट्रिएंट पार्ट्स हैं वो अच्छे से सॉइल में मिक्स होते रहें ऊपर और नीचे होके। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, केवल कुछ सेंटीमीटर जो अर्थ के या सॉइल के अंदर का पार्ट होता है वो हमारे प्लांट्स के ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। और हम जो ये फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं सॉइल को अच्छा बनाने का, इससे क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए टर्निंग और लूजिंग जो सॉइल के लिए हम करते हैं ये हमारे क्रॉप के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन को वो लेते हैं और क्रॉप अच्छे से ग्रो करता है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। अब ये जो प्रोसेस हम करते हैं सॉइल को लूज और टर्न करने का, इसी को हम बोलते हैं टिलिंग और प्लॉइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज टिलिंग या व्हाट इज प्लॉइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ। प्लाउ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये जो प्लाउ होता है जिसको हम हिंदी में हल बोलते हैं, ठीक है, जिसको बैलों से लगा के करते थे या ट्रैक्टर से किया जाता है, तो ये वुड से या आयरन से बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मान लीजिए कि सॉइल बहुत सूखी हुई हो, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग, तो उसमें प्लॉविंग करने से पहले हमें वाटर देना पड़ता है। द प्लाउ फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब जहाँ पे जो सॉइल होती है बड़े बड़े क्रम्स जैसे आ जाते हैं, जैसे टूट जाना, तो उसे हम क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, तो ये क्रम्स को हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ अ बेनिफिशियल फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। उसके बाद हमें फील्ड को या खेतों को एक लेवल पे लाना पड़ता है जिससे कहीं मिट्टी ऊंची या नीची न हो पाए, और इससे क्या होता है कि हम शोइंग करते समय इरिगेशन अच्छे से कर सकते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, कि ये जो लेवलर होते हैं ये क्या करते हैं कि सॉइल को लेवलिंग करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या हेल्प करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग से पहले हम क्या करते हैं, कभी कभी मैन्योर भी यूज़ करते हैं। मैन्योर क्या होता है, ये भी एक तरीके का फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन ये केमिकल फ्री होता है। दिस हेल्प्स इन अ प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर शोइंग। ये मैन्योर क्या करते हैं, मैन्योर हमारे सॉइल के अंदर मॉइस्चर लाने का काम करते हैं, नमी बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो अच्छे से फर्टाइल हो जाती है। आगे आने वाले पार्ट में आपको मैन्योर के बारे में बताया जाएगा कि मैन्योर जो होता है वो फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र जो केमिकल बेस्ड होते हैं उससे अलग कैसे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बिफोर शोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। जो क्लम्प्स बने हुए हैं सॉइल के अंदर, जब हम उसे तोड़ते हैं या उसे हम ब्रेक करते हैं तो एक अच्छे तरीके से जो प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए वो ग्रो करता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल यूज टू दिस फॉर दिस पर्पज आर द प्लाउ, होए एंड कल्टिवेटर। ये जो क्रम्स होते हैं या इस जो हम सॉइल को अच्छा बनाने का काम करते हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं उसमें हम प्लाउ, हल को लेते हैं, हॉय को लेते हैं और कल्टीवेटर को लेते हैं। कल्टीवेटर एक तरीके का कल्टीवेट मतलब सॉइल को
पलटने का काम करता है ये। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे प्लाव काम करता है। ये हमारे ऑक्स के हेल्प के थ्रू चल रहे हैं, दूसरा होता है हमारे ट्रैक्टर के थ्रू। तो ओल्ड समय में प्लाव के लिए इन प्लाव जो होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर लैंड को या हमारे सॉइल को उलटने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल जो है वो अच्छे से ब्रीथिंग कर सके। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें प्लाव। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। मतलब कि जो प्लाव होते हैं या हल होते हैं ये एंशियंट टाइम से इंडिया में एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। किस लिए? केवल सॉइल को टिलिंग करने के लिए या उलटने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये क्या क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, काम आता है क्रॉप्स में, जो वीड्स आ जाते हैं उसे हटाने में काम आते हैं, और सॉइल को टर्न करने में भी काम आते हैं। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स जैसे हॉर्सेस एंड कैमल्स। तो ये जो प्लाव होते हैं ये वुड से बने होते हैं और ये पेयर ऑफ बुल्स या दूसरे एनिमल्स से खींचे जाते हैं, जैसे हॉर्सेस के या कैमल के द्वारा। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं कि कैसे प्लाव यूज़ होते थे एंशियंट टाइम में। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लाउशेयर। कि यहाँ पर एक प्लाउशेयर लगा होता है जो आयरन स्ट्रिप का बना होता है, जो बहुत ही हार्ड होता है, और ये क्या करता है, ये सॉइल को टर्न करने का काम करता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लाव शाफ्ट। प्लाव शाफ्ट क्या होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में प्लाव शाफ्ट, जहाँ पर बैलों को या ऑक्स को लगा के खींचने का काम करता है। जॉइंट वहाँ पे बना होता है जिससे हमारा मेन जो प्लाव है वो जुड़ा होता है, उसी को हम बोलते हैं प्लाव शाफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इस शाफ्ट के पास तो बगल में या उसके लास्ट में एक हैंडल लगा होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और दूसरा इसमें बुल नेक में जो अटैच होता है एक बीम जैसा, और वो अटैच होता है हमारे प्लाव शाफ्ट से। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजली ऑपरेट द प्लाव। एक पेयर ऑफ बुल्स मतलब 2 बुल्स और एक मैन ईजली तरीके से या ईजी वे में इस प्लाव को चला सकते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लाव इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाव नाउडेज। अब अगर हम बात करें कि ये जो वुडन प्लाव है आजकल उसे रिप्लेस करने के लिए आयरन के प्लाव बन गए हैं, और ये बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। होए क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। ये बहुत ही सिंपल टूल होता है जो वीड्स को और सॉइल को लूज करने का काम करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये एक वुड का लंबा रॉड होता है या फिर ये आयरन का भी बना होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज़ अ फिक्स। जहाँ पे एक मजबूत बड़ा सा और मुड़ा हुआ आयरन का एक प्लेट फिक्स होता है टू वन ऑफ इट्स एंड, उसके लास्ट में एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, जहाँ पे ये ब्लेड के जैसा काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ये एनिमल के द्वारा खींचा जाता है। तो अगर आप प्लाव को देखें और यहाँ पे हॉय को देखें तो दोनों सिमिलर दिखाई देंगे, बट डिफरेंस केवल इतना है कि प्लाव जो है वो वुड का बना होता है और जो हॉय है वो आयरन का बना होता है। कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लाविंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। कि अब अगर हम बात करें एंशिएंट से मॉडर्न टाइम में, तो मॉडर्न टाइम में अब जो प्लाविंग का काम है वो ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। ये क्या होते हैं? इनके यूज़ से हम लेबर्स, जो बहुत सारे लोग लगते हैं और जो ज़्यादा समय जाता है, इन सबको हम बचा सकते हैं। सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है शोइंग। शोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। शोइंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए।
Before showing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Showing से पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा सीड्स होता है उसे हम बहुत अच्छे से सेलेक्ट करते हैं. अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, एक हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, अच्छे वैरायटी का होना चाहिए, तब हम उससे अच्छा प्लांटिंग गेन कर सकते हैं. फार्मर्स प्रीफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड, कि फार्मर्स ऐसे सीड्स को प्रीफर करते हैं या पसंद करते हैं जिससे ज़्यादा पैदावार या ज़्यादा फसल हो सके. सेलेक्शन ऑफ सीड्स. पहेली. वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. अब पहली को यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैंने एक दिन देखा कि मेरी मदर जो थी वो ग्राम के कुछ सीड्स को पानी में डुबो रही थी. जब उन्होंने ऐसा किया तो कुछ सीड्स जो थे वो पानी के ऊपर तैरने लगे और कुछ जो थे वो पानी के अंदर डूब गए. ऐसा क्यों हुआ, आगे समझते हैं. तो आपके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है. आपको एक्टिविटी में क्या करना है, एक बीकर लेना है, फिल हाफ ऑफ इट्स विद वाटर, आधा उसे पानी से भर लेना है. पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिर वेल, एक मुट्ठी उसमें वीट सीड्स ले लेना है और अच्छे से उसे मिक्स करना है. फिर कुछ समय के लिए वेट करना है. तो आप देखेंगे कुछ सीड्स जो है वो पानी के अंदर डूब चुके हैं और कुछ जो है वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. इसका मतलब जो फ्लोट कर रहे हैं वो अच्छे सीड्स नहीं हैं वीट के, और जो डूब चुके हैं वो अच्छे सीड होते हैं. आफ्टर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या जो सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं. वुड दोज बीइंग लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, क्या डूबे हुए सीड से वो हल्के होते हैं या हैवियर होते हैं. वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्के क्यों होते हैं. डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, जो खराब सीड्स होते हैं उनके अंदर छेद जैसा होता है इसलिए वो हल्के होते हैं. देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं. देयर इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन, ये एक अच्छा तरीका है जहाँ से हम एक अच्छे और हेल्दी सीड को डैमेज सीड से अलग कर सकते हैं. बिफोर शोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोइंग सीड्स. अब बिफोर शोइंग मतलब शोइंग से पहले कि सीड्स को हमें लगाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम अलग अलग टूल्स का भी यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट, यहाँ तक हम इस वीडियो को रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिशनल टूल्स से हम आगे करेंगे अपने वीडियो को. सो प्लीज़, अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको वीडियो समझ में आई, आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.